हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है स्ट्रक्चर ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो जो हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर? ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का दूसरा नाम हर्मैफ्रोडाइट भी होता है। यहाँ पे जो हमारा ग्रीन पार्ट है दैट इज सेपल। सेपल क्या है? सेपल प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड कंडीशन। आपने रोज फ्लावर की कली देखी होंगी, तो वहाँ पे वो सेपल्स के अंदर ही प्रोटेक्टेड रहता है इन बड कंडीशन। एंड सेपल ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सेकेंड चीज़, हमारा जो ये रेड कलर के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पैटल्स। तो पैटल्स हमारे क्या हैं? दे अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स ड्यू टू अट्रैक्टिव कलर एंड फ्रेग्रेंस, एंड दीज पैटल्स ऑल्सो प्रोड्यूस नेक्टर्स। सो ये जो हमारे सेपल और पैटल हैं, दीज आर द एसेसरी वर्ड्स, मीन्स इनका डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं होता है, करते हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं ये एसेसरी हमारे वर्ड्स बोले जाते हैं। अब हम यदि बात देखें तो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा कहलाता है स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा कहलाता है पिस्टल। यदि हम स्टेमन की बात करें तो स्टेमन का जो वर्ल होता है, यानी कि हम स्टेमन के वर्ल को कहते हैं एंड्रोशियम। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टेमन है जो कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट, जबकि इन स्टेमन्स के वर्ल्स को हम एंड्रोशियम कहते हैं। दूसरी तरफ पिस्टल, यदि हम पिस्टल की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, and this part is made up by stigma, style and ovary। हमारा पिस्टल का जो वर्ल होता है उसको हम कहते हैं गायनोशियम। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम जो मेल हमारा पार्ट है जिसको हम कह रहे थे स्टेमन, उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा स्टेमन दो पार्ट से मिलके बना होता है, एंथर और फिलामेंट, जो कि स्टेमन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंड दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हमारा एंथर बाइलोब्ड होता है क्योंकि इस एंथर के अंदर दो लोब प्रेजेंट होते हैं, आप देख रहे हैं, इसीलिए एंथर इज ऑलवेज सेट टू बी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। फिलामेंट में यदि हम बात करें, ये नीचे वाला एंड हमारा प्रॉक्सिमल एंड है और ये वाला जो एंड है हमारा, दिस इज अ डिस्टल एंड। यहाँ पे लेबलिंग जो है वो गलत है, डिस्टल एंड इज दिस वन। तो फिलामेंट का डिस्टल एंड ऊपर वाला एंड है, जबकि प्रॉक्सिमल एंड हमारा नीचे की तरफ हमारा प्रेजेंट होता है। आगे यदि हम समझने की कोशिश करें तो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, एंड दिस इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, दो चीज़ों से मिलके बना होता है। हम यदि इस एंथर को देखें, इसकी एनाटॉमी को समझने की कोशिश करें, यदि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें, तो हमने कहा एंथर बाइलोब्ड है। यहाँ पे हम देखें, ये एक तरफ का लोब है, फर्स्ट लोब, और ये दूसरे तरफ का लोब है, तो दो लोब प्रेजेंट होते हैं। और हर एक लोब में हमारे दो पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया, हमारे ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजिया को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ यदि हम इसकी लेयर्स को समझने की कोशिश करें,
एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता भी है। सबसे बाहर की तरफ जो पहली लेयर है दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद दूसरी लेयर आती है हमारा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद हमारी थर्ड लेयर आती है दैट इज मिडिल लेयर। उसके बाद हमारा आता है टैपेटम। टैपेटम का फीचर याद रखना है आपको। टैपेटम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलेंगे और हमारा डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर मिलेगा। दूसरा, टैपेटम नरिशमेंट देने का काम करेगा फॉर द डेवलपिंग पॉलन। हम यदि बात करें तो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होता है अंदर की तरफ। इस स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी ही हमारी 2n होती है और यही स्पोरोजिनस टिश्यू हमारा कन्वर्ट होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो आपका बतानी है 2n। and the other name of microspore mother cell is the pollen mother cell, or in short it is known as PMC। तो यहाँ पे चारों लेयर वापस से एक बार हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर इज एंडोडर्मिस, थर्ड लेयर इज मिडिल लेयर, फोर्थ इज टैपेटम, और टैपेटम के अंदर हमारा भरा होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। यही स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स हमारी कन्वर्ट होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलन मदर सेल, और इन शॉर्ट दैट इज पीएमसी। तो पीएमसी की प्लॉइडी हमारी 2n होती है, यानी कि डिप्लॉइड। यहाँ पे अब हमारा डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्पोर? तो माइक्रोस्पोर जेनेसिस को हम समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द पीएमसी और द पॉलन मदर सेल। अब देखेंगे, मैंने कहा पीएमसी की प्लॉइडी हमारी 2n है और इस 2n स्ट्रक्चर से हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है इसकी प्लॉइडी होती है n। तो पीएमसी से माइक्रोस्पोर टेट्राड का बनना, ये माइक्रोस्पोर का बनना, दिस इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं इस पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर हमारा है दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम यदि देखें तो इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होगा, यानी कि पॉलन मदर सेल 2n थी और हमारा माइक्रोस्पोर की जो 4 सेल बनी, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, ये n है। तो यहाँ पे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, दिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, एंड देन मियोसिस सेकेंड, जिससे कि हमारे एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बने, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और फाइनली ये हमारे 4 माइक्रोस्पोर माइटोसिस करके क्या बना देंगे? पॉलन ग्रेन। हमारा क्या फॉर्म करेंगे? पॉलन ग्रेन। तो हमने ये देखा द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोर एंड पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। तो ये हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है दिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और आगे इसके हमारा हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे स्टेज 1 हमारी डिप्लॉइड सेल है जिसको हम पीएमसी कहते हैं। स्टेज 2 में हमारा मियोसिस हुआ है, फिर हमारा डायाड स्टेज बना, फिर टेट्राड स्टेज बना, और फाइनली हमारा पॉलन ग्रेन बन गया। इसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ये कैसे बना, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और हम ये देखेंगे कैसे हमारा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट होता है। यहाँ ये डायग्राम आपके सामने है। तो ये हमारा माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर कैसे बना था? बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी हमारा n है।
अब ये माइक्रोस्पोर माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करने के बाद यहाँ पे डिवीज़न करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा चूँकि वैक्यूल फॉर्मेशन है, तो वैक्यूल फॉर्मेशन होने की वजह से न्यूक्लियस एक साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है और इस न्यूक्लियस के एक साइड में शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे हमारा बना एसिमेट्रिक स्पिंडल और इस एसिमेट्रिक स्पिंडल की वजह से दो सेल हमारी बनेंगी, जिसमें एक हमारे बड़े साइज की सेल बनेगी, इस सेल को हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल, और एक छोटे साइज की सेल बनेगी जिसको हम कहेंगे जनरेटिव सेल। आपसे प्लॉइडी पूछी जाएगी, आप ध्यान रखना दोनों ही सेल की प्लॉइडी n होती है। और हमारा ये हो गया मैच्योर पोलन ग्रेन। इस मैच्योर पोलन ग्रेन का दूसरा नाम एग्जाम में आता है और अदर नेम हमारा होता है मेल गैमेटोफाइट। ऑलवेज रिमेंबर, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट, तो यू हैव टू गिव द आंसर पोलन ग्रेन। यदि हम इस स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखें तो यहाँ पे एक अंदर की तरफ लेयर है, ये लेयर हमारी इंटाइन की लेयर है और ये जो इंटाइन लेयर है ये मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। इसके बाहर की तरफ एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं आउटर लेयर एंड दिस इज मेड अप बाय द स्पोरोपोलिनिन। एंड स्पोरोपोलिनिन is the most resistant organic material। ओके, ये जो मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिनिन है, इस पे ना टेम्परेचर असर करेगा, ना इस पे हमारा एसिड्स असर करेंगे और ना हमारे एल्कली यानी कि बेसिस असर करेंगे। तो इसी की वजह से हमारे पोलन ग्रेन्स लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व किए जा सकते हैं एंड दे कैन बी यूज्ड लेटर इन द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। यदि हम बात करें तो ये यहाँ पे एक जगह एक जर्म पोर है, इस जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है, मतलब पोलन ट्यूब रिलीज होना शुरू होगी और यहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होगा। हमारी जो छोटी सेल है जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल मेल गैमेट बनाती है जबकि वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करेगी। ओके, यदि हम बात देखें तो डीहीसेंस हमारा होगा एंथर का, उस केस में 2 सेल्ड पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं और 40% केसेस में 3 सेल्ड पोलन ग्रेन भी रिलीज्ड होते हैं। यहाँ पे डीहीसेंस में जो मेन लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी दैट इज एंडोथीशियम। दैट इज एंडोथीशियम, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था पीछे स्ट्रक्चर, हमने देखा कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे लेयर क्या थी, बाहर से अंदर की तरफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर। तो ये जो 3 लेयर्स हैं दे of anther provide protection and responsible for the dehiscence, and the main layer which is responsible for the dehiscence is the endothecium। अब हम देखेंगे कि यंग एंथर और मैच्योर एंथर में क्या डिफरेंस है। एनसीईआरटी के अंदर इसका एक बहुत डायग्राम दिया हुआ है क्लियर कट, तो ये क्वेश्चन कई बार बना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यंग एंथर एंड द मैच्योर एंथर। यंग एंथर को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमारी चारों की चारों लेयर प्रेजेंट होती हैं। अभी 4 लेयर कौन सी हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। जबकि मैच्योर एंथर के अंदर आप देखेंगे तो जो 3 लेयर्स होती हैं, फर्स्ट 3 लेयर्स ये डीहीज कर जाती हैं, रैप्चर कर जाती हैं। यंग एंथर के अंदर हमारे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जबकि मैच्योर एंथर के अंदर हमारे ऑन प्लेस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया 2 पोलन सेक्स आर प्रेजेंट। यंग एंथर के अंदर हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू जो है
प्रेजेंट होता है और यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू मैच्योर एंथर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है पॉलन ग्रेन के अंदर, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल और pollen mother cell, and later these PMC pollen mother cell form the pollen grain। तो ये डिफरेंस आपको एग्जाम के लिए जरूर करना है, बहुत ध्यान से एग्जाम में आता है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे हम एक्साइन और इंटाइन, जो आउटर लेयर ऑफ pollen ग्रेन और इंटाइन इनर लेयर ऑफ pollen ग्रेन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस देखते हैं। दिस इज द आउटर लेयर, एक्साइन इज द आउटर लेयर एंड इंटाइन इज द इनसाइड द एक्साइन, दैट इज द सेकेंड लेयर। एक्साइन हमारा डिसकॉन्टिन्यूस लेयर होती है, जबकि एक्साइन इंटाइन हमारा कॉन्टिन्यूस लेयर होती है। एक्साइन के अंदर हमारा जर्म पोर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हमारा जर्म पोर एब्सेंट होता है। हमारी जो एक्साइन लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन एंड इंटाइन इज मेड अप बाय द सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। हम पॉलन ग्रेन की तो बड़ी सेल्स और छोटी सेल यानी कि वेजिटेटिव सेल और स्मॉल सेल जिसको हम जनरेटिव सेल भी कहते हैं, उनमें डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। वेजिटेटिव सेल इज लार्ज साइज्ड एंड जनरेटिव सेल इज द स्मॉल साइज्ड सेल। लार्ज सेल that is vegetative, it form the pollen tube, and small cell which is generative that releases male gametes। हमारी बड़ी सेल के अंदर फूड मटेरियल रिजर्व रहता है और यहाँ पे हमारा ये उस फूड मटेरियल को कंज्यूम करने का काम करेगी। आपको मैं बता दूं, पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी की यदि हम बात करें, मतलब पॉलन ग्रेन कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं, देखेंगे रोजेसी एक फैमिली है, सोलेनेसी, इन फैमिलीज की जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनकी लॉन्ग वाइबिलिटी होती है, मीन्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स और मोर। जबकि हम यदि बात करें वीट और राइस की, यदि हम पॉलन ग्रेन वाइबिलिटी की बात करें तो इनकी जो वाइबिलिटी होती है वो शॉर्टर होती है। दूसरी तरफ पॉलन बैंक हम देखें, इसको हम जीन बैंक भी कहते हैं, तो पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन हमारा जीनोम है, एंड सो पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 होता है। इस टेम्परेचर के अंदर हम लोग पॉलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पॉलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज पार्थीनियम और कॉल्ड कैरेट ग्रास और कॉल्ड कांग्रेस ग्रास। इसके जो पॉलन होते हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, pollen of Parthenium causes allergy reaction and other name are carrot grass and Congress grass। तो यहाँ पे हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो ख़त्म होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम कहते हैं पिस्टिल और वी कैन से कार्पल। तो कार्पल या पिस्टिल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये 3 पार्ट से मिलके बना होता है। अब यदि आप देखेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली 3 पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हमारा बनाते हैं पिस्टिल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल प्रेजेंट है। इसी ओव्यूल का अदर नेम एग्जाम में बहुत पूछा गया, दैट इज मेगास्पोरेंजियम। ओके, तो
पिस्टिल को हम कार्पल भी कहते हैं, और जो वर्ल ऑफ कार्पल है या वर्ल ऑफ पिस्टिल है उसको हम कहेंगे गायनोशियम। अब नंबर ऑफ पिस्टल्स पर फ्लावर यदि हम देखें तो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ही पिस्टल होता है। यदि एक पिस्टल है तो हम उसको कहेंगे मोनोकार्पलरी, कि एक पिस्टल है तो मोनोकार्पलरी, एक कार्पल है तो। यदि नंबर ऑफ कार्पल्स 2 हैं तो बाई कार्पलरी, और यदि नंबर ऑफ कार्पल मैनी है तो मल्टी कार्पलरी और पॉली कार्पलरी। हम बाई कार्पलरी को भी मल्टी कार्पलरी कह सकते हैं या पॉली कार्पलरी कह सकते हैं। यदि 2 या 2 से ज़्यादा कार्पल्स हैं तो ये कार्पल्स आपस में फ्री भी हो सकते हैं, जैसा इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है। और यदि ये 2 से ज़्यादा हैं तो मतलब ये फ्यूज आपस में जुड़े भी हो सकते हैं। ओके, तो फ्री यदि ये हमारे कार्पल्स हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस। और एपोकार्पस एग्जाम्पल आता है माइकीलिया। जबकि फ्यूज्ड हमारा कंडीशन बोली जाती है सिनकार्पस, और ये हमारा बोला जाता है पेपेबर सोमनीफेरम इज द एग्जाम्पल, जिसको हम अफीम कहते, अफीम का पेड़, पॉपी प्लांट। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, एग्जाम्पल आपको देना है माइकीलिया। आपसे पूछा जाएगा मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस, आपको एग्जाम्पल देना है पॉपी प्लांट या पेपेबर, इसको हम अफीम कहते हैं। एक कलनरी नोट यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे सेफ्रॉन आप खाते हैं। तो सेफ्रॉन क्या है? सेफ्रॉन यदि आप खाते हैं, केसर जिसको हम बोलते हैं, सिर्फ बेसिकली हम ये दोनों पार्ट्स खा रहे हैं, स्टिग्मा और स्टाइल। स्टिग्मा और स्टाइल हम जो है दोनों चीज़ें खाते हैं। सेफ्रॉन इज मेड फ्रॉम द ड्राइड स्टिग्मा ऑफ द क्रोकस सटाइबस फ्लावर। स्टिग्मा एंड स्टाइल हम लोग खा रहे हैं। अब आप देखेंगे, क्योंकि हमने कहा कि ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, आपने देखा ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। अब यदि एक पिस्टल के अंदर एक ओव्यूल प्रेजेंट है तो सिंगल सीड बनेगा। आपको पता होगा कि हमारा ओव्यूल सीड फॉर्मेशन करता है, ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन करती है। तो यदि एक कार्पल में एक ओव्यूल है तो फ्रूट के अंदर सिंगल सीड बनेगा, जैसे मैंगो में। यदि एक पिस्टल के अंदर मैनी ओव्यूल्स हैं तो बहुत सारे सीड बनेंगे, मैनी सीड, जैसे आप पपाया में देखते हैं, पी में देखते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे की तरफ हम मूव करते हैं। अब हमारा आता है कुछ ओव्यूल के टाइप्स हमें दिए हुए हैं, और हमें मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस समझनी है यहाँ पे, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने समझी थी। हमारे सिलेबस में एनाट्रोपस है, क्योंकि 80% डेंजियोस्पर्मिक प्लांट में एनाट्रोपस ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ केसेस में ऑर्थोट्रोपस या एम्फीट्रोपस भी प्रेजेंट हो सकता है, और एम्फीट्रोपस को कॉमनली इसकी जो शेप होती है वो हॉर्सू शेप्ड ओव्यूल होते हैं। यहाँ पे आप ऑर्थोट्रोपस समझेंगे, लेकिन हमें पढ़ना है एनाट्रोपस, तो ऑर्थोट्रोपस को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम एनाट्रोपस को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिएगा, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल अटैच्ड रहती है ओवरी से, हिलियम, और यहाँ पे ये वाला एंड माइक्रोपाइलर एंड है और ये वाला एंड हमारा चलेजल एंड है। यहाँ पे आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट, इसके अंदर न्यूसेलस भरा होता है, जैसे वहाँ पे हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू भरा था। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी 2n थी, या न्यूसेलस की प्लॉइडी भी 2n होती है। और यही न्यूसेलस की कोई एक सेल कन्वर्ट हो जाती है हमारा किसमें?
MMC मेगास्पोर मदर सेल में, और वही मेगास्पोर मदर सेल आगे फॉर्म करती है एम्ब्रियो सेक। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा देखिएगा न्यूसेलस है, और न्यूसेलस की प्लॉइडी 2n है। यही न्यूसेलस की कोई एक सेल साइज में बड़ी होगी और काम करने लगेगी एज ए मेगास्पोर मदर सेल और द MMC2n। हम यदि इस बात को समझें तो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी इस मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना ही हमारा कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। मीन्स formation of megaspore, means formation of megaspore from megaspore mother cells by the meiosis cell division. This is known as megasporogenesis। यहाँ पे हमारी 4 सेल बनी है, इसलिए हम कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। ये सेल्स n है, इनकी प्लॉइडी हैप्लॉइड है, और ये कौन से सेल डिवीजन से बनी है? इट इज मियोसिस, दैट इज मियोसिस। अब हम यहाँ समझेंगे कि जो फीमेल गैमेटोफाइट हमारा होता है, फीमेल गैमेटोफाइट को हम कहते हैं एम्ब्रियोसेक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोसेक। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है हमारा, इसको हम एम्ब्रियोसेक कहते हैं, और इसका डेवलपमेंट होता है मोनोस्पोरिक। मीन्स यहाँ पे हमारी 4 सेल्स हैं जो हमने देखा था मेगास्पोर टेट्राड, लेकिन उस टेट्राड में से 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगी, केवल एक ही सेल फंक्शनल होगी। ओनली 1 मेगास्पोर remains functional and a single megaspore form the mature female gametophyte। यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मीन्स केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा इनिशियली। तो आपने देखा एक से हमारे 2 न्यूक्लियस बनेंगे, यानी कि केवल कैरियोकाइनेसिस होगा थ्रू माइटोसिस सेल डिवीजन। फिर 2 से 4 बनेंगे, और फाइनली 4 से 8 बनेंगे। और अब हमारा ये हमारे 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिएट बना देंगे। 8 न्यूक्लिएट तो है ही, हमारे 2 न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आ जाएंगे, जिसको हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, और बीच वाली सेल हमारी सेंट्रल सेल होती है। तो हम देखेंगे 8 न्यूक्लियस कैसे अरेंज हुए हैं, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 3 ने एंटीपोडल सेल बना दी 3, 2 ने सिनर्जिड बना दिए 5, एक ने हमारा एक्सेल बना दिया 6 हो चुके हैं, और बीच में हमारे 2 आ जाएंगे जो कि हमारा पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे, तो 8 हो गए। पोलर न्यूक्लियाई बीच में बड़ी सेल होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और यही हमारा होता है कि एक फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बना, इसलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, और ये हमारा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। यदि हम समझने की कोशिश करें, ये की पॉइंट्स आप देखिएगा, दैट इज डेवलप फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, तो इसलिए बोल रहे हैं मोनोस्पोरिक। ओके, ये सारे स्टेप्स कहाँ हो रहे हैं? अकर इनसाइड द ओव्यूल। और इस डेवलपमेंट के बाद हमारे पास जो आता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक आता है। इसके अलावा यदि इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो हमारा जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है उसका अदर नेम होता है एम्ब्रियोसेक, दैट रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन, दैट लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द सीड। ओके, यहाँ पे हमारा फीमेल पार्ट भी खत्म होता है, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, और इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म्स। और पिछली वीडियो में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें हमने उसके
नेसेसरी वर्ल्स और एसेसरी वर्ल्स की स्टडी करी थी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म्स। यदि हम पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यदि हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो मेल गैमीट कहाँ डेवलप होते हैं? मेल गैमीट डेवलप विद इन द पॉलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट डेवलप इनसाइड द एम्ब्रियो सेक। पॉलन ग्रेन हमारा मेल गैमीटोफाइट होता है जो कि मेल गैमीट बनाएगा। एम्ब्रियो सेक हमारा फीमेल गैमीटोफाइट होता है जो कि फीमेल गैमीट बनाएगा। यहाँ पे दोनों डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। अब यदि इन गैमीट्स की बात करें तो आप जानते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों के दोनों गैमीट मूव नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होगा? पॉलिनेशन, यानी कि हमें कुछ ना कुछ एजेंट्स होंगे जो ट्रांसफ़र कराएंगे, उनकी बात हम करेंगे। तो डेफिनेशन यदि हम देखें पॉलिनेशन की, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं पॉलिनेशन के टाइप्स, और पॉलिनेशन दो तरीके का होता है, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन को देखें तो इसमें हमारा ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर हम कहते हैं सिनगैमी, और सिनगैमी के अदर नेम हमारे एल्लोगैमी एंड जीनोगैमी। अब यहाँ हम इन पॉलिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। पहला डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे। यदि हम फर्स्ट डायग्राम की बात करें तो फर्स्ट डायग्राम हमारा है दैट रिप्रेजेंट द ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर विद इन वन फ्लावर। यदि पॉलन ग्रेन्स हमारे एक ही फ्लावर के अंदर है तो हम देख रहे थे यहाँ ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में पॉलन ग्रेन्स सेम ही फ्लावर पे ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र विद इन वन फ्लावर। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग ऑटोगैमी। इसके बाद हमारा जिटेनोगैमी की यदि हम बात करें तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑन वन प्लांट, यानी कि प्लांट सेम रहेगा जबकि फ्लावर डिफरेंट होंगे। जिटेनोगैमी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है, जेनेटिकली ये कैसा है? ऑटोगैमी मीन्स वेरिएशंस नहीं आएगा, एंड फंक्शनली कैसा है? जीनोगैमी, क्योंकि फ्लावर चेंज हो चुका है। अब हम यदि थर्ड की बात करें तो इसको हम तीन नाम से जानते हैं, सिनगैमी, एलोगैमी एंड जीनोगैमी। यहाँ पे फ्लावर भी डिफरेंट है, आप देख रहे हैं, और प्लांट भी डिफरेंट है। ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। तो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। तो तीन तरीके का यहाँ हमारा पॉलिनेशन है। इनको यदि कैटेगराइज करें तो दो तरीके में हम कर सकते हैं, सेल्फ और क्रॉस। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे फ्लावर्स की बात करें तो दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्लस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर। आप देखिएगा क्लस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर। यदि हम क्लस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस फ्लावर की बात करें तो क्लस्टोगैमस मीन्स क्लोज फ्लावर, एंड चेस्मोगैमस मीन्स ओपन फ्लावर। दोनों में हम डिफरेंस देखें तो क्लस्टोगैमस क्लोज्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट डोंट ओपन एट ऑल, और इस केस में चूंकि फ्लावर क्लोज है तो पॉलिनेटर्स नॉट नीडेड। और हम यहाँ बात करें या तो ये फ्लावर अंडरग्राउंड होंगे या क्लोज्ड होंगे ग्राउंड लेवल पे। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ग्राउंड नट, मूंगफली के अंदर क्लस्टोगैमस फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं।
चेस्मोगैमस फ्लावर्स के यदि फीचर देखें तो ओपन बाइसेक्सुअल फ्लावर है एंड पॉलिनेटर्स आर नीडेड फॉर पॉलिनेशन। हम यदि बात करें ऑक्जेलिस, वियोला एंड कॉमेलिना, ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर दोनों तरीके के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की यदि बात करें तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में हम देखते हैं 2 तरीके के हमारे एजेंट होते हैं। फर्स्ट एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग एजेंट, और दूसरा हमारा बायोटिक यानी कि लिविंग एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट में बात करें तो एबायोटिक एजेंट में हमारा वाटर एंड विंड। विंड पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनीमोफिली। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एनीमो और वो एनिमल समझ के इसको वो बायोटिक में काउंट करते हैं। नहीं, विंड पॉलिनेशन यानी कि पॉलिनेशन बाय विंड, इसको हम कहते हैं एनीमोफिली। हाइड्रोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय वाटर। इसके अलावा हम यदि बात करें बायोटिक के अंदर तो बायोटिक के अंदर हमारा बटरफ्लाई पॉलिनेशन में हेल्प कर सकती है, हनी बी, इंसेक्ट, स्नेल, बर्ड एंड बीटल। यदि पूछा जाए कि बायोटिक और एबायोटिक के अंदर कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है तो आपको बताना है बायोटिक से ज़्यादा पॉलिनेशन होता है कंपैरेटिवली एबायोटिक। इसके अलावा बायोटिक में हमारा लेम्यूर भी है, और लेम्यूर एक कंट्री मेडागास्कर, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट्स को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा एल्गी यानी कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फर्स्ट 3 जो टाइप्स हैं इसमें हम देखें पॉलिनेशन बाय वाटर ही होता है, मीन्स हाइड्रोफिली मिलेगी। जबकि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में हम देखें तो पॉलिनेशन बाय वाटर भी हो सकता है, पॉलिनेशन बाय विंड भी हो सकता है एंड पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट भी हो सकता है। अब चूंकि यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का टाइटल है तो हमें सिर्फ देखना है एंजियोस्पर्म। हमें क्या देखना है? सिर्फ एंजियोस्पर्म। पॉलिनेशन टेरेस्ट्रियल यानी कि बाय विंड और बाय बायोटिक एजेंट हो सकता है, जैसा हमारा मेज में होता है, तो लॉन्ग फैदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होती है मेज में। दूसरी तरफ हम यदि एक्वेटिक की बात करें तो आप देखिएगा यहाँ प्लांट एक्वेटिक यदि है तो पॉलिनेशन हो सकता है बाय विंड और इंसेक्ट हो, जैसा कि वाटर हायासिंथ जिसको हम इकॉर्निया क्रसिपस साइंटिफिक नेम है, और टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, इसके अंदर बाय विंड होता है। इसके अलावा वाटर लिली के अंदर प्लांट एक्वेटिक है बट पॉलिनेशन बाय विंड। दूसरे तरीके के हमारे प्लांट हैं जो एक्वेटिक होंगे लेकिन पॉलिनेशन ऑन वाटर सरफेस होगा। एग्जाम्पल हमारे वेलेसिनेरिया एंड हाइड्रला। तीसरे केस में प्लांट एक्वेटिक है और पॉलिनेशन अंडर वाटर होगा, जिसमें हमारा एग्जाम्पल आता है जोस्टेरा जिसको हम सी ग्रास कहते हैं। और यहाँ मेन फीचर अभी हम देखेंगे कि जोस्टेरा या सी ग्रास के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है उनके ऊपर एक स्पेशल कवरिंग होती है जिसको हम म्यूसिलेजिनस बोलते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स प्लांट एक्वेटिक है लेकिन पॉलिनेशन बाय विंड या इंसेक्ट हो सकता है, पॉलिनेशन ऑन सरफेस ऑफ वाटर हो सकता है एंड पॉलिनेशन अंडर वाटर हो सकता है। इनके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। हम यदि बात करें जोस्टेरा एडेप्टेशन की जिसको हम सी ग्रास कहते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, तो आप देखिएगा pollen grains are covered by mucilaginous covering to protect from batting। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है जोस्टेरा या सी ग्रास के अंदर। अब आप देखेंगे प्लांट और फ्लावर यदि दोनों के दोनों बाइसेक्सुअल हैं तो तीनों तरीके का पॉलिनेशन मिल सकता है।
ओटोगैमी भी पॉसिबल है, टेनोगैमी भी पॉसिबल है एंड जीनोगैमी भी पॉसिबल है. ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आर पॉसिबल इफ प्लांट एंड फ्लावर बोथ आर बाइसेक्सुअल. यदि प्लांट बाइसेक्सुअल है बट फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी पॉसिबल है, ओटोगैमी पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है. यदि प्लांट और फ्लावर दोनों के दोनों यूनिसेक्सुअल हैं तो उस केस में हमारा पॉलिनेशन होगा जीनोगैमी या एलोगैमी. अब कुछ फीचर्स होते हैं पॉलन ग्रेन के. यदि पॉलिनेशन बाय विंड होगा तो आप देखेंगे ऐसे केस में पॉलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी होंगे, लाइट वेटेड होंगे ताकि वो एयर में आसानी से मूव कर सकें, और विंग्ड होंगे यानी कि वो फ्लॉट मीन्स मतलब हवा के साथ फ्लो कर सकें. वो विंग्ड यानी कि उसमें पंख होंगे, फैदरी होंगे, जैसा पैपस के केस में होता है. फ्लावर के फीचर यदि हम देखें, चूंकि यहाँ पॉलिनेशन बाय विंड होगा तो फ्लावर कलरलेस होगा एंड अकर्स इन प्लांट हैविंग सिंगल ओव्यूल. जनरली वहाँ पे ज़्यादा होता है. बायोटिक एजेंट की हम बात करें तो पॉलन ग्रेन के फीचर क्या होंगे? पॉलन ग्रेन स्टिकी होगा, फ्लावर कलरफुल होगा, फ्रेग्रेंस होगी एंड फ्लावर रिच इन नेक्टर होगा. अब हो सकता है कि पॉलिनेशन बाय बीटल एंड फ्लाइज, ऐसे केस में फ्लावर्स फाउल ओड्यूर सीक्रेट करते हैं. यदि पॉलिनेशन बाय बर्ड है तो फ्लावर लार्ज इन साइज होगा और हम इसको बोलेंगे ऑर्निथोफिली. यदि बाय बैट होगा तो उसको बोलते हैं काइरेप्ट्रोफिली. इसके अलावा चूंकि यहाँ पे बायोटिक एजेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फ्लावर भी कुछ ना कुछ रिवार्ड देगा. हम रिवार्ड्स की बात करेंगे, उसके पहले हम देखते हैं बाय बैट. तो आप देखिएगा बाय बैट में हम यदि देखें तो मैंने कहा यदि पॉलिनेशन बाय बैट होगा तो उसको बोलेंगे काइरेप्ट्रोफिली, और फ्लावर का फीचर होगा दे विल बी लार्ज इन साइज. रिवार्ड्स की बात करते हैं फॉर पॉलिनेटर्स बाय फ्लावर. पॉलिनेटर्स ने तो पॉलन ग्रेन फ्लावर को दे दिया, लेकिन फ्लावर बदले में क्या रिवार्ड देगा पॉलिनेटर्स के लिए? नंबर 1, फ्लावर प्रोड्यूस नेक्टर्स फॉर द पॉलिनेटर्स. They also produce edible pollen grains. Flowers also provide space for egg laying. आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे यक्का प्लांट एंड मॉथ. यदि यक्का प्लांट एंड मॉथ की बात करें तो दोनों के दोनों अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते. बोथ कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर. तो इस क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. थैंक यू सो मच. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जैसा कि. तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होती है? वो डिवाइस जो प्रमोट करती हैं क्रॉस पॉलिनेशन को. तो डिवाइसेस विच प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, तो ऐसी डिवाइस को हम लोग कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. अब आप जानते हैं यदि प्लांट कॉन्टिन्यूसली ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करेगा तो उसकी वजह से हो जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन. कॉन्टिन्यूस ऑटोगैमी लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? जिसमें हमारे अच्छे करेक्टर छुप जाएंगे, डिक्लाइन करेंगे, जबकि हमारे खराब करेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, जो कि डिज़ायरेबल नहीं है. अब यहाँ पे लिखा भी है इनब्रीडिंग डिप्रेशन लीड्स टू डिक्लाइन इन डिज़ायरेबल ट्रेट.
तो क्या करें? देयरफॉर ऑटोगैमी इज नॉट ऑलवेज ऑप्टिमल फॉर स्पीशीज, तो ऑटोगैमी डिजायरेबल नहीं होती। अब हम देखते हैं कि कौन सी डिवाइस है जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो पहली डिवाइस है यूनिसेक्सुअलिटी। देखिएगा यहाँ मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर। यदि फ्लावर सेपरेट होंगे मेल एंड फीमेल, यानी कि फ्लावर्स के अंदर यूनिसेक्सुअलिटी होगी, तो यहाँ के एंथर इस फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पे जाएंगे, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। और क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो इसकी वजह से क्या आएगी? वेरिएबिलिटी आएगी। ओके। दूसरी डिवाइस है हमारी डाइकोगैमी। डाइकोगैमी क्या होती है? डाइकोगैमी की यदि हम बात करें, यदि फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो वहाँ पे एंथर और स्टेमन का जो मैच्योरिटी टाइम है वो डिफरेंट है, मैच्योरिटी टाइम डिफरेंट है। अब जब यदि मेल पार्ट यानी कि हमारा एंथर, फीमेल पार्ट यानी कि हमारा कार्पल या पिस्टल, यदि उनका टाइम डिफरेंट होगा मैच्योरिटी, तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब ये डाइकोगैमी दो तरीके की हो सकती है, दैट इज प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री, एंड्री मतलब एंड्रोशियम मतलब एंथर, इसमें एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा। ओके, तो प्रोटेंड्री। और प्रोटोगाइनी मतलब गाइनोशियम, मतलब जिसमें हमारा फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होगा। ओके, मीन्स स्टिग्मा मैच्योर अर्लीस्ट एंड एंथर लेटर। तो इस केस में भी हमारा सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होगा और क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा। अब यहाँ कुछ और हमारी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में लिखा है। थर्ड है हमारा सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में क्या होता है? पॉलन रिजेक्ट कर दिए जाते हैं बाय ओन फ्लावर। तो स्टिग्मा रिजेक्ट ओन पॉलन, यानी कि स्टिग्मा अपने ही पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगी बिकॉज दे आर इनकॉम्पेटेबल। एंड सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म। और यदि सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी होगी तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। फोर्थ हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइस है दैट इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली क्या होती है? हेट्रोस्टाइली का मतलब है जिसमें हमारे फ्लावर के जो मेल और फीमेल पार्ट हैं उनकी लेंथ डिफरेंट होगी। ओके, यदि पोजीशंस डिफरेंट हैं, लेंथ डिफरेंट है, तो उस केस में भी हमारे ऑटोगैमी के चांसेस कम होंगे और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डाटा दिया हुआ है, आप देख रहे हैं पॉलन रॉबर्स। पॉलन रॉबर्स क्या होते हैं? पॉलन रॉबर्स जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल ह्यूमिंग बर्ड, जैसे सनबर्ड, मीन्स दे डू नॉट, इंसेक्ट विच डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन पॉलिनेशन बट ईट नेक्टर एंड पॉलन। मतलब पॉलिनेशन तो नहीं करेंगे लेकिन बदले में वो पॉलन ग्रेन और नेक्टर को खा जाएंगे फ्लावर में। तो दीज आर द पॉलन रॉबर्स। ओके, इसके अलावा हम कुछ इनब्रीडिंग डिप्रेशन की बात करें, इनब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करेंगे। यदि इनब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करें तो ऐसी डिवाइस जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। हालांकि सेल्फ पॉलिनेशन डिज़ायरेबल नहीं होता, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो यहाँ पे वेरिएशंस नहीं आएंगी। ओके, और वेरिएशंस हमेशा डिज़ायरेबल होती हैं। तो वो डिवाइसेस विच प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन, तो ऐसी डिवाइस को हम लोग कहते हैं इनब्रीडिंग डिवाइसेस। इनब्रीडिंग डिवाइस के अंदर बाइसेक्सुअलिटी, दूसरा हमारा आता है सेम मैच्योरिटी टाइम, एंड थर्ड सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। यदि हम बात करें तो जैसे क्लस्टोगेमस फ्लावर आप देखते हैं। क्लस्टोगेमस क्या होते हैं? परमानेंटली क्लोज्ड फ्लावर। और परमानेंटली यदि क्लोज फ्लावर होंगे तो इसके अंदर क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन, जिसकी वजह से वेरिएशंस नहीं आएंगे। ओके, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। और यदि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की हम लोग बात करें तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर आप देखेंगे क्या होगा। देखिएगा, पॉलन एक मेल गैमेटोफाइट है। यदि हम बात करें, पॉलन क्या है? हमारा मेल गैमेटोफाइट। पिस्टल हमारा क्या होता है? फीमेल पार्ट, जिसको हम कार्पल भी कहते हैं। क्या होता है हमारा?
फीमेल पार्ट जिसको हम कार्पल भी कहते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन हमारा पिस्टल पे रीच करेगा, पहुंचेगा, यानी कि स्टिग्मा पे, तो दोनों इंटरेक्ट करेंगे। तो हम क्या कहें यदि इन प्रोसेस को, तो ये कहता है द इवेंट फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ओवर स्टिग्मा अप टू द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो जब हमारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा और वो जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक में, इन सारे स्टेप्स को कलेक्टिवली पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। इस पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में देयर विल बी ए केमिकल डायलॉग बिटवीन पॉलन एंड स्टिग्मा। यदि केमिकल डायलॉग नहीं होगा तो वहाँ पे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं सेम स्पीशीज़ का पॉलन ही सेम स्पीशीज़ पे ग्रो कर सकता है। आप यदि ये सोचें लौकी का पॉलन ग्रेन तोरई पे ग्रो कर जाएगा, नहीं करेगा। ओके, तो देयर इज ए केमिकल डायलॉग बिटवीन द पॉलन एंड स्टिग्मा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है, इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। 60% प्लांट में यदि हम देखें तो 60% प्लांट के अंदर आप देखेंगे 60% प्लांट के अंदर हमारा पॉलिनेशन टू सेल्ड स्टेज में होता है। टू सेल्ड स्टेज का मतलब है there is a one generative cell and one vegetative cell. Okay, 40% प्लांट के अंदर पॉलिनेशन 3 सेल्ड स्टेज में होता है। 3 सेल्ड स्टेज का मतलब है 2 मेल गैमीट्स, ओके, 2 मेल गैमीट्स एंड 1 हमारा होगा वेजिटेटिव सेल। तो यहाँ पे हमारी टोटल सेल कितनी हो गई? टोटल सेल हमारी हो गई 3। ओके, तो यदि 3 सेल्ड स्टेज में है तो ऐसा 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। ओके, अब हम देखते हैं, चूंकि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो चुका है और पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर हम ये देखेंगे किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन इन सीड टाइप की हम बात करेंगे। ये हमारा क्या है? दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये 3 हमारी एंटीपोडल सेल्स हैं। यहाँ पे हमारे 2 सिनर्जिड्स हैं, 5 सेल्स। एक हमारा एग सेल है, इसको यहाँ पे प्रेजेंट है 6, और सेंटर में हमारी एक क्या सेल है? दैट इज सेंट्रल सेल। ओके, तो यहाँ पे हमारी 7 सेल्स टोटल हैं। हमने कहा ये पॉलन ट्यूब है और ये पॉलन ट्यूब एंटर कर चुकी है एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब आप देखिएगा, मैंने कहा हेयर 2 मेल गैमेट्स विल बी रिलीज्ड इनसाइड द एम्ब्रियो सैक थ्रू पॉलन ट्यूब। इसमें से एक मेल गैमेट हमारा फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ओके, तो पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं और हमारा हमारा मेल गैमेट होगा। तो दिस इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन। देखो 2 मेल गैमेट है हमारे, एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये फ्यूज करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा एंडोस्पर्म, और इसको हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। दूसरी तरफ हमारा जो सेकेंड मेल गैमेट है, यदि हम सेकेंड मेल गैमेट की बात करें तो सेकेंड मेल गैमेट विल फ्यूज विद द एग सेल। मेल गैमेट प्लस एग सेल जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। एंड इस स्टेप को हम बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी मीन्स फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज सिनगैमी। अब यदि आप यहाँ देखें तो 2 मेल गैमेट थे, एक ने फ्यूज करा एग सेल के साथ, दूसरे मेल गैमेट ने फ्यूज करा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए हम इसको बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो अबव 2 प्रोसेसेस आर कंबाइंडली कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे जो जाइगोट बना है, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी? व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट? तो जाइगोट की प्लॉइडी आप याद रखेंगे 2n होगी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल की प्लॉइडी क्या होगी? 3n होगी। क्यों? क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई 2n और एक मेल गैमेट फ्यूज करें तो 3n स्ट्रक्चर बनेगा और इसकी प्लॉइडी 3n होगी। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है
ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल न्यूट्रिशन देने का काम करेगी जब हमारा सीड का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो उस केस में अब ये जो दोनों स्टेप हैं, अबव टू प्रोसेसेस आर कंबाइंडली कलेक्टिवली कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, अब यहाँ पे हम देखें, चूंकि इंटरेक्शन हो चुका है, सीड फॉर्मेशन होगा, तो एंडोस्पर्म एंड सीड डेवलपमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है सीड दो तरीके के होते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर। फर्स्ट इज मोनोकॉट एंड सेकेंड इज डाइकॉट। फर्स्ट इज मोनोकॉट एंड सेकेंड इज डाइकॉट। जनरली मोनोकॉट के अंदर एक सिंगल कॉटलीडन होता है, इसलिए मोनोकॉट, और डाइकॉट के अंदर दो कॉटलीडन होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइकॉटलीडनस। आप याद रखेंगे, मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक होते हैं जिनको एल्बुमिनस भी कहते हैं। डाइकॉट सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं जिनको एक्स एल्बुमिनस भी कहते हैं। अब नॉन एंडोस्पर्म का क्या मतलब है? जिसमें एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका है एंड देयर इज नो परसिस्टेंट एंडोस्पर्म। ओके, मोनोकॉट के जो एग्जाम्पल है राइस और वीट, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। यू हैव टू लर्न द एग्जाम्पल। दूसरी तरफ हम एग्जाम्पल देखते हैं डाइकॉइट सीड के। इन चूंकि एंडोस्पर्म यूज हो चुका है तो इसको नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनस हम सीड कहते हैं। और एग्जाम्पल हमारे ग्राम, पी एंड ग्राउंडनट। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कैस्टर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि डाइकॉट है, लेकिन उसके सीड के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। यू हैव टू लर्न फॉर योर एग्जाम। दूसरी बात, आपने कोकोनट खाया होगा तो नारियल का पानी जो आप पीते हैं वो हमारा होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जबकि जो वाइट कर्नल आप खाते हैं उसको हम कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो आज हमारा यहाँ पे होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे और कल की क्लास में हम शुरू करेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तब तक के लिए हम मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करें तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज कैरीड आउट बाय द साइंटिस्ट और द प्लांट ब्रीडर्स टू एनहांस द वैरायटी, ओके, टू क्रिएट द वेरिएशन। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव. And the first step of artificial hybridization is the emasculation. This is the first step. What is emasculation? हमारे सामने यहाँ आप देख रहे हैं, हमारे सामने एक फ्लावर है और ये फ्लावर हमारा है बाइसेक्सुअल। कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल। यदि आप बाइसेक्सुअल फ्लावर को देखें तो इसमें दोनों पार्ट हैं, मेल पार्ट भी है जिसको हम कहते हैं हमारा एंथर, और यहाँ पे फीमेल पार्ट है, यहाँ पे हमारा स्टिग्मा जिसको हम कार्पल कह रहे हैं। स्टिग्मा इज द अपर पार्ट। अब यदि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो पॉसिबिलिटी है कि ये ऑटोगामी करेगा। हम इसमें वेरिएशंस चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसके एंथर्स को, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे हम देखें तो हम इसके एंथर्स को विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप, हम इसके एंथर्स को विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप रिमूव करेंगे एंड द रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमेस्कुलेशन। एंड इमेस्कुलेशन केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमेस्कुलेशन की नीड नहीं होती है। इमेस्कुलेशन की डेफिनेशन क्या बनती है? The removal of anther from bisexual flower with the help of forceps before anther maturity. This is known as the emasculation. अब emasculation के बाद आप देखेंगे केवल फीमेल फ्लावर इंटैक्ट है, फीमेल पार्ट इंटैक्ट है, and male has been removed artificially. This is the first step of the artificial hybridization. सेकेंड स्टेप हमारा है बैगिंग। ये पॉसिबिलिटी है
कि हवा के थ्रू कोई अनडिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन आ जाए, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इस फीमेल पार्ट को एक बैग से कवर कर देंगे। ये बैग किसका बना है, parchment पेपर का। ओके, तो कवर द फ्लावर बाय parchment पेपर टू प्रिवेंट द लैंडिंग ऑफ अनवांटेड पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। तो ये हमने कवर कर दिया इस फीमेल पार्ट को, दिस इज नोन एज द बैगिंग। ओके, इसके बाद हम ये चाहते हैं ये फीमेल फ्लावर, फीमेल पार्ट, इसको हम कार्पल या पिस्टल कहते हैं, ये हमारे डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन के साथ क्रॉस करे। तो हम क्या करेंगे, हम डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन लेंगे और उनकी डस्टिंग करेंगे, डस्टिंग ऑफ डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन ओवर द स्टिग्मा। सो ऑन मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा, रिमूव द बैग एंड डस्टिंग। एंड डस्टिंग हम किसके साथ करेंगे, बाय डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन। ओके, तो ये हमारे डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन है जो किसी दूसरे प्लांट से लिया गया है सेम स्पीशीज़ की, या फिर वी आर कलेक्टिंग दीज डिज़ायरेबल पॉलन ग्रेन और द वायबल पॉलन ग्रेन फ्रॉम द पॉलन बैंक। ओके, सो डस्टिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा व्हेन इट इज रिसेप्टिव। अब चूंकि हमने डस्टिंग करी है डिजायरेबल पॉलन ग्रेन के साथ, तो फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, सीड फॉर्मेशन होगा, और जो सीड बनेगा उसमें डिजायरेबल क्वालिटीज़ होंगी। ये काम करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस फ्लावर को वापस से रीबैग कर देंगे, रीबैगिंग। क्योंकि डस्टिंग की तो हमने बैग को रिमूव किया था, वापस से डस्टिंग हमने की तो हमने वापस से इसको कवर्ड कर दिया, दैट इज़ नोन एज द रीबैगिंग। तो दीज आर द पॉलन ग्रेन ऑफ स्टिग्मा एंड कवरिंग ऑफ स्टिग्मा अगेन आफ्टर डस्टिंग विद सेम बैग टू प्रिवेंट लैंडिंग ऑफ अदर अनवांटेड पॉलन ग्रेन। ओके, जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो इसमें फ्रूट डेवलपमेंट होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे हमारा जो सीड बनेगा उसके अंदर डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ होंगी, वेरिएशंस होंगी, और यही वेरिएशंस मेन ऑब्जेक्टिव होती हैं हमारी प्लांट ब्रीडिंग का या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यदि हम देखें, हमें पता है कि हमारा जो एंडोस्पर्म बनता है, एंजियोस्पर्म में, वो 3N होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो हमेशा N होता है, हैप्लॉइड होता है। ओके, और कैस्टर वाली बात मैंने आपको प्रीवियसली बताई रखी है। कैस्टर एक डाइकॉट सीड है, लेकिन इसके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो मिलते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे हम यदि बात करें तो पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे। दूसरा होता है हमारा फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे, जो हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा। और तीसरा हमारा जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद स्टेप होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं, हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे 4 इवेंट हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन होते हैं, जिसमें हमारा पहला इवेंट है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन हो चुका था, एंड दिस इज PEN। व्हाट इज PEN? PEN is the primary endosperm nucleus. Or what is the ploidy of PEN? The ploidy of PEN is the 3N, means triploid. अब ये PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मस सेल बनाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे हुआ हमारा कौन सा सेल डिवीज़न, दैट इज माइटोसिस। तो माइटोसिस सेल डिवीज़न हुआ, और माइटोसिस सेल डिवीज़न से हमारा बना
प्राइमरी एंडोस्पर्मस सेल यानी कि सेल्यूलर एंडोस्पर्म। कौन सा? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ओके, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, पहले वो केबल और केबल कैरियोकाइनेसिस करे यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस करे, जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म हो जाए, और इस केस में हमारा अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बना? यहाँ पे हमारा बना लिक्विड एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म आप नारियल पानी पीते होंगे, तो नारियल पानी जो हमारा एग्जाम्पल है, कोकोनट वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंडोस्पर्म। अब जब ये हमारा लिक्विड एंडोस्पर्म डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म करेगा तो इसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, और इसी के साथ यहाँ पे हमारा सेल वॉल फॉर्मेशन भी होगा, और सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे हमारी सेल बनेंगी, इसलिए इसको बोलेंगे हम सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म की यदि हम बात करें तो जो हम वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट खाते हैं, जो गोला खाते हैं, दिस इज द सॉलिड एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे पहला इवेंट हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम पीईएन। आपको मैं बता दूं, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि एंडोस्पर्म डेवलप्स बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्यों? बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो बनेगा तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो हमारा एंडोस्पर्म ही प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एंडोस्पर्म ही फॉर्म होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट 4 होते हैं, मैंने आपको बताया। पहला इवेंट खत्म हो चुका है। अब हम सेकेंड इवेंट की बात करते हैं। तो सेकेंड इवेंट हमारा है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगॉट। आपको पता है इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनी। व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी? द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगॉट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी। हमारे पास जायगॉट है एंड जायगॉट इज डिप्लॉयड, दैट इज 2n। यहाँ पे जायगॉट माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा, और माइटोसिस सेल डिवीजन करके हमारी सबसे पहले 2 सेल बनेंगी। एक हमारी सस्पेंसर सेल होगी, एक हमारी एम्ब्रियोनल सेल होगी। सस्पेंसर सेल सस्पेंसर बनाएगी, जबकि एम्ब्रियोनल सेल हमारा एम्ब्रियो बनाएगी। एक हमारा सस्पेंसर सेल होगी और दूसरी हमारी एम्ब्रियोनल सेल होगी। ओके, तो सस्पेंसर सेल सस्पेंसर बनाएगी, एम्ब्रियोनल सेल एम्ब्रियो बनाएगी। सस्पेंसर सेल बेसल होती है, जबकि एम्ब्रियोनल सेल एपिकल होती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे यदि हम बात करें तो फिर से माइटोसिस होगा, और फिर से माइटोसिस होके अब ये सेल फर्दर डिवाइड करेंगी। तो सस्पेंसर हमारा इलोंगेट हो गया, और अब जो एपिकल सेल है दैट इज एम्ब्रियोनल सेल, ये डिवाइड होके इसने 2 सेल बना दी। अब क्या होगा? अब ये हमारा फिर से डिवाइड करेगा, माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा, और माइटोसिस सेल डिवीजन करके ये हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना देगा। मींस यहाँ पे पहले प्रो एम्ब्रियो बना, अब ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, फिर इसकी शेप हो जाएगी हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, एंड फाइनली मैच्योर हमारा एम्ब्रियो बन जाएगा। तो आपसे इवेंट पूछे जाते हैं किस किस ऑर्डर में डेवलपमेंट हुआ है। पहले हमारे पास 2 सेल्ड स्टेज थी जिसको हम प्रो एम्ब्रियो कह रहे हैं, फिर हमारे पास ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर मैच्योर फिर हमारे पास हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, और फिर हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेवलपमेंट ऑर्डर। ओके, मैं आपको बता दूं एंजियोस्पर्म 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट मोनोकॉट, जिसमें 1 कोटलीडन होगा, और डाइकॉट जिसमें 2 कोटलीडन होंगे। मोनोकोटलीडन का एग्जाम्पल आपको पता है राइस एंड व्हीट, डाइकॉट का एग्जाम्पल आपको पता है पी। तो इनिशियल जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों में सेम होता है, लेकिन यदि हम बात करें तो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की बात करें, उनके कंपैरिजन की बात करें, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, और ये हमारा दिख रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डाइकॉट एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट हमारा कोटलीडन है,
ये एक कॉटलीडन है, ये हमारा सेकंड कॉटलीडन है, आप देख रहे हैं। तो ये हमारे दो कॉटलीडन्स हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, फर्स्ट कॉटलीडन दिस वन, सेकंड कॉटलीडन इज दिस वन। ओके, दूसरा यदि मैं बात करूं कॉटलीडन के अलावा जो दूसरा पार्ट हमारा होता है, तो दूसरा पार्ट कौन सा है हमारा, यदि हम सेकंड पार्ट की बात करें, दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो दो पार्ट से मिलकर कॉटलीडन बनता है, फर्स्ट इज कॉटलीडन एंड सेकंड इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब आप देखिएगा, व्हाट इज लेवल ऑफ कॉटलीडन, दिस इज द लेवल ऑफ कॉटलीडन, दिस इज द लेवल ऑफ कॉटलीडन, दिस इज द लेवल ऑफ कॉटलीडन। और कॉटलीडन के लेवल से ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है हमारा, यदि मैं बात करूं ये वाला पार्ट जो मैंने पिंक कलर से लेवल किया है, दिस पार्ट इज प्रेजेंट अबव द लेवल ऑफ कॉटलीडन। लेकिन ये पार्ट किसका है, ये पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस का है। तो इसको क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, व्हाट इज एपिकोटाइल। एपिकोटाइल इज द पार्ट ऑफ कॉटलीडन, so part of embryonal axis, not cotyledon, which is present above the level of cotyledon, that is epicotyle. सेकेंड पार्ट हमारा होता है हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कॉटलीडन। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो हमारा ये एरो मैंने बना रखा है, ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट होते हैं, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। ओके, इसके अलावा यदि हम बात करें एपिकोटाइल के हम लास्ट पार्ट को कहते हैं दैट इज प्लम्यूल, और हाइपोकोटाइल के एंड पार्ट को हम कहते हैं रेडिकल। ये जो हमारा हाइपोकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल, नॉट हाइपोकोटाइल, दैट इज प्लम्यूल। ये प्लम्यूल हमारा क्या बनाएगा, फ्यूचर शूट, जबकि रेडिकल क्या बनाएगा, हमारा फ्यूचर रूट। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था हमारा डाइकोट एम्ब्रियो का, और इस रेडिकल के ऊपर एक रूट कैप भी प्रेजेंट होती है। व्हेन दिस रेडिकल विल फॉर्म द रूट एंड विल पेनिट्रेट द सॉइल, द रूट कैप विल प्रोटेक्ट इट। दूसरी तरफ हम देखते हैं, हम यदि बात करें स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, और मोनोकॉट एम्ब्रियो को यदि हम बात करें तो मोनोकॉट एम्ब्रियो के अंदर आप देखिएगा हमारा कि यहाँ पे केवल एक ही कॉटलीडन है, लेकिन इसको हम कॉटलीडन ना नाम देके क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉटलीडन ना देके, इसको कॉटलीडन ना कह के हम कहते हैं इसको स्क्यूटैलम। याद रखिएगा, इन केस ऑफ ग्रासेस यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज अ स्क्यूटैलम, दिस इज अ कॉटलीडन। इन केस ऑफ सम ग्रासेस, यहाँ पे वही चीज़ है। यदि मैं बात करूँ, आप देखेंगे तो दिस इज द प्लम्यूल। प्लम्यूल क्या है, प्लम्यूल इज द एंड पार्ट ऑफ एपिकोटाइल। रेडिकल, दिस इज द एंड पार्ट ऑफ आपका हाइपोकोटाइल। एपीब्लास्ट यानी कि रूमिनेंट सेकंड कॉटलीडन, जो एक, क्योंकि इसमें एक ही कॉटलीडन है, दूसरा कॉटलीडन तो है नहीं, तो जो दूसरा रिमेनिंग कॉटलीडन है दैट हैज़ बीन चेंज इनटू द एपीब्लास्ट, दिस मीन रूमिनेंट ऑफ सेकंड कॉटलीडन। यहाँ पे एक मास ऑफ सेल होता है जो कि दैट इज अबव द प्लम्यूल, दिस इज कॉलियोप्टाइल, और रेडिकल के ऊपर एक मास ऑफ सेल होगा जिसको हम बोलेंगे कॉलियोराइजा। कॉलियोराइजा, ये मैं डिफरेंस आगे कराऊंगा, तो वहाँ पे हम देखेंगे कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजा में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर था डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो का। अब हम बात करते हैं थर्ड इवेंट की, क्योंकि दो इवेंट हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट इवेंट हमारा था एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, दूसरा था हमारा एम्ब्रियो डेवलप, फर्स्ट था एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सेकंड था हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, थर्ड हमारा है डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, क्योंकि हमने ओव्यूल पढ़ा था, एनाट्रोपस ओव्यूल इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट and that ovule will form the future seed after fertilization। सीड तो बन चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो सीड आप देखेंगे, सीड के बाहर सबसे क्या प्रेजेंट होता है, यदि सीड का स्ट्रक्चर देखें तो सीड के बाहर सबसे बाहर की तरफ होता है
क्या? दैट इज सीड कोट, दैट इज सीड कोट। यदि हम सीड कोट की बात करें, सीड कोट क्या करता है? प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। ओके, ये बेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा सीड के लिए। इसके अलावा हम बात करें टेस्टा, दैट इज आउटर लेयर सीड कोट की, टेस्टा इज द आउटर लेयर और टैगमन इज द इनर लेयर। टेस्टा आउटर एंड टैगमन इनर लेयर। तो आप जो अनार खाते हैं, अनार में कौन सा पार्ट खाते हैं? आप सीड खाते हैं, लेकिन सीड वो जूसी होता है, तो वो जूसी टेस्टा ही हम लोग खाते हैं बेटा पोमेग्रेनेट के अंदर। ओके, अब आप देखिएगा यहाँ पे, तो आपको याद करना है टेस्टा एंड टैगमन, दीज आर द सीड कोट, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। ओके, और ये बने किससे हैं? ये हमारा इंट्यूगमेंट से फॉर्म हुआ है बेटा, आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट। तो पहली चीज़ सीड के अंदर होती है सीड कोट। ओके, दूसरी चीज़ सीड के अंदर आप देखेंगे तो कॉटलीडन होगा। कॉटलीडन आपने बहुत आराम से देखा होगा, मटर का दाना देखिएगा, उसका सीड कोट हटा दीजिएगा, दो ढक्कन आपको अलग निकलेंगे, तो वही हमारे कॉटलीडन्स होते हैं। डाइकॉट के अंदर हमारे दो कॉटलीडन होते हैं, जबकि मोनोकॉट के अंदर हमारा एक सिंगल कॉटलीडन होता है। तीसरी चीज़, उस कॉटलीडन के कहीं लास्ट में, शुरुआत में हम लोग देखेंगे एक एम्ब्रियोनल एक्सिस भी होता है बेटा। हमने बोला कोटलीडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसी से एम्ब्रियो मिलके बना होता है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस हमारा, जिसमें हमारा एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल है। एपिकोटाइल के पास क्या है? एंड पार्ट, दैट इज प्लम्यूल, और हाइपोकोटाइल का एंड पार्ट क्या होता है? रेडिकल। अब यदि मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे सीड्स की बात हो गई, ये बात तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है, यानी कि 3 पार्ट से मिलके हमारा सीड बना होता है। सीड किससे बना है? ओव्यूल से, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब सीड दो तरीके के होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स, यानी कि एल्ब्यूमिनस सीड्स वो होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहता है, जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहता है बेटा, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। द सीड इन विच एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। ओके, अब देखिएगा एग्जाम्पल क्या है इसका, वीट। आपको पता है वीट यू कैन स्टोर फॉर द लॉन्ग टाइम, मीन्स 1 year, एंड आफ्टर 1 year व्हेन यू आर ग्रोइंग द वीट इन योर फील्ड, तो वो ग्रो कर जाएगा। कैसे ग्रो कर जाएगा? क्योंकि उसके पास अपना एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, मॉइस्चर मिलेगा तो भी सीड ग्रो कर जाएगा, है ना, विदाउट सॉइल। तो वीट हमारा एंडोस्पर्मस सीड होता है। नॉन एल्बुमिनस यानी कि नॉन एंडोस्पर्मस सीड, जैसे हमारा ब्लैक पेपर, या हम हम ब्लैक पेपर ना कह के हम कहेंगे कि जैसे आप देखेंगे पी सीड, पी के अंदर एंडोस्पर्म 100% कंज्यूम हो चुका है, 100% कंज्यूम हो चुका है और वहाँ एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज़ नॉन एंडोस्पर्मस सीड। ओके, ये सेम इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। नॉन एंडोस्पर्मस की मैं बात करूँ, तो नॉन एंडोस्पर्मस या नॉन एल्बुमिनस सीड्स के अंदर नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, दैट इज नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए पी एंड ग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एल्बुमिनस सीड्स। अब जो ब्लैक पेपर वाली बात है वो क्या है? यदि मैं बात करूं, कुछ सीड के अंदर न्यूसेलस, मीन्स न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस हमारा ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, जब हमने एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ा था, और न्यूसेलस की एक सेल एनलार्ज होकर उसने एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल बनाया था। रिमेनिंग न्यूसेलस क्या है? कुछ सीड में वो परसिस्टेंट रहता है। तो जब वो परसिस्टेंट रहेगा तो हम लोग उसी परसिस्टेंट न्यूसेलस को क्या कहेंगे? हम कहेंगे आपका पेरिस्पर्म, दैट इज पेरिस्पर्म। तो ध्यान रखिएगा, व्हाट इज पेरिस्पर्म? दैट इज अ persistent nucellus in some seed is known as the perisperm, and the example of perisperm is the black pepper, काली मिर्च। ओके, अब यदि हम बात करें सीड वाइबिलिटी की, तो कुछ एक्स्ट्रा डाटा यहाँ दिया हुआ है सीड वाइबिलिटी से रिलेटेड।
तो सीड वायबिलिटी हम समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज सीड वायबिलिटी। हमने पोलन वायबिलिटी देखी थी, ऐसे ही सीड भी बहुत लंबे समय के लिए ग्रो कर मतलब वायबल रह सकते हैं, दे कैन बी स्टोर फॉर द लॉन्गर टाइम। तो वायबल सीड का मतलब है, यदि हम देखें, वायबल सीड्स आर एबल टू जर्मिनेट। वायबल सीड जो है वो हमारे जर्मिनेट कर सकते हैं। जबकि हम बात करें नॉन वायबल सीड्स, व्हाट इज नॉन वायबल सीड्स? नॉन वायबल सीड्स आर अनेबल टू जर्मिनेट। और आप देखेंगे टाइम के साथ सीड वायबिलिटी डिक्रीज होती है, सीड वायबिलिटी डिक्रीजेज विद टाइम। हमारी एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि डेट पाम की सीड वायबिलिटी 2000 ईयर्स होती है, 2000 साल। एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिला था जो 2000 साल बाद भी ग्रो कर गया था। जबकि ल्यूपाइनस की वायबिलिटी 10,000, यहाँ एक जीरो और बढ़ा लीजिएगा आप लोग, 10,000 ईयर्स होती है ल्यूपाइनस। ओके, तो ये हमारा ल्यूपाइनस लॉन्गेस्ट वायबिलिटी है सीड के केस में। हमारे थर्ड इवेंट, 3 इवेंट हो चुके हैं, यानी कि पहला एंडोस्पर्म बना, फिर हमारा जाइगोट बना, फिर हमारा सीड फॉर्मेशन हो गया फ्रॉम द ओव्यूल। अब हम चौथे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा फोर्थ डेवलपमेंट है, यदि मैं बात करूं, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। चलिएगा, अब आप ध्यान देंगे कि फ्रूट किससे बना है? फ्रॉम ओवरी। आप याद रखिएगा, हमारा ओव्यूल सीड बनाता है जबकि ओवरी फ्रूट बनाती है। अब आप देखिएगा, फ्रूट दो तरीके के होते हैं। पहला है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या है? ट्रू फ्रूट वो है जिसमें केवल ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करे। ओनली ओवरी कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, ऐसे फ्रूट को हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। दूसरे फ्रूट क्या है हमारे? सेकेंड फ्रूट आर द फॉल्स फ्रूट, यानी कि इसमें ओवरी के साथ साथ यदि आप बात करें तो थैलेमस भी कंट्रीब्यूट कर गया है। थैलेमस क्या होता है? बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो पेडिसल के ऊपर है। और जब ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। जैसे स्ट्रॉबेरी, जैसे एप्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। थैलेमस के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे। व्हाट इज थैलेमस? थैलेमस इज द बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये तो पहले टाइप के हमारे फ्रूट हो गए, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। व्हाट एक्चुअल पार्ट और कंट्रीब्यूटिंग इन द फ्रूट फॉर्मेशन? इफ द ओवरी इज ओनली कंट्रीब्यूटिंग ट्रू and along with the ovary thalamus is also contributing, that is false fruit। यहाँ एग्जाम्पल फॉल्स के अंदर आप एप्पल भी याद रखेंगे। अब हमारा आता है ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट। ओके, तो ये आप ये मत मानिएगा कि ड्राई फ्रूट हमारा जो बादाम किशमिश है, ये नहीं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट क्या है? इफ पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड। पेरिकार्प क्या होती है? पेरिकार्प इज द फ्रूट वॉल। व्हाट इज पेरिकार्प? पेरिकार्प इज द फ्रूट वॉल। तो हम सबसे पहले देखते हैं ड्राई फ्रूट को। तो पेरिकार्प इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू लेयर्स, मींस मीजोकार्प, एक्टोकार्प और एंडोकार्प, 3 लेयर बनाएगी, लेकिन ये डिफरेंशिएट ही नहीं हुई। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा है जैसे मस्टर्ड सीड इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट में क्या होता है? पेरिकार्प यानी कि जो फ्रूट वॉल है दैट हैज़ बीन डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, मींस एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो यहाँ ऐसे फ्रूट हमारे फ्लैशी फ्रूट बोले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारा गुआवा एंड मैंगो। आप मैंगो खाते हैं तो मैंगो का कौन सा पार्ट खाते हैं आप? मीजोकार्प, मिडल पार्ट। ओके, इसके अलावा हम यदि देखें तो इसके अलावा फ्रूट हमारे और भी कैटेगरी के होते हैं, जैसे सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट, मीन्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्पल एंड इन्फ्लोरेसेंस। सिंपल फ्रूट ध्यान रखना किससे बने होते हैं? मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस। मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस क्या है?
जब फ्लावर के अंदर बहुत सारे कार्पल हैं और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ओके, नहीं, सिंपल फ्रूट अब अभी इतना याद रखेंगे, नहीं ये गलत लिखा हुआ, सिनकार्पस नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल फ्रूट मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, एग्रीगेट फ्रूट मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस से बनेगा एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे तो जैसे आपका शरीफा एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल है। इसके अलावा यदि आप बात करें कंपोजिट फ्रूट की, तो कंपोजिट फ्रूट के अंदर आप देखेंगे कंपोजिट फ्रूट जैसे पाइनएप्पल, मलबेरी, जैसे कटहल, ये सब हमारे कंपोजिट फ्रूट के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो यहाँ मैंने एग्रीगेट फ्रूट में आपको याद रखना है कस्टर्ड, और कंपोजिट फ्रूट के अंदर मलबेरी, पाइनएप्पल और कटहल, ये आप याद रखेंगे। आगे की तरफ हम बढ़ें तो हमारे चारों के चारों इवेंट हो चुके हैं और हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारे कुछ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लास्ट में एनसीईआरटी में हैं, दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस के अंदर क्या होगा, सीड तो बनेगा बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। हमने तो पढ़ा सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहाँ तो सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया। तो ये कैसे बना? बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए हम तो कह रहे थे सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, लेकिन यहाँ सेक्सुअल नहीं हुआ, एसेक्सुअल हुआ। तो उसका क्या मतलब हुआ? एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रही है, दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यू हैव टू लर्न apomixis is a type of asexual reproduction that mimic the sexual reproduction. In apomixis there is a formation of seed without fertilization. Okay, मैंगो के केस में हमें apomixis दिखता है, कई बार मिलेगा। सिट्रस फ्रूट है ना, हमें apomixis देखने को मिलेगा। तो होता क्या है, यदि हम बात करें, आप देखिएगा न्यूसेलस है, माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करेगा यानी कि एपोमिक्सिस होगी, तो सीड क्लोन बना लेंगे और विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है, तो उसके अंदर क्या होगा, विदाउट मतलब मीन्स क्लोन मीन्स दे हैव द डिजायरेबल क्वालिटी एज देयर पेरेंट्स। तो इस चीज़ को हम नए सीड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई अच्छा प्लांट है तो यदि हम उससे सीड बनाएंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस, तो जो क्वालिटी उसके पेरेंट प्लांट में थी वो सेम क्वालिटी वो हमारे प्रोजेनी प्लांट में भी मिलेगी। तो by using this event, this is very helpful to produce the seed which having the desirable quality as their parent. Okay, polyembryony means एक से ज़्यादा एम्ब्रियो। हमने कहा एक सीड के अंदर एक एम्ब्रियो होता है, लेकिन कई बार एक सीड के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो भी मिलता है, और इसी मोर देन वन एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी, जैसे ऑरेंज के केस में मिलेगा। अब ये बने कैसे एक से ज़्यादा एम्ब्रियो? तो देखिए ओव्यूल किस में कन्वर्ट हुआ था? सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा हमारा एम्ब्रियो सेक तो एम्ब्रियो बना ही रहा है, लेकिन कई बार न्यूसेलस की सेल्स भी हमारा एम्ब्रियो बना देती हैं, और इसी वजह से हमारे एक सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, यू हैव टू रिवाइज। तो ये कुछ मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ रखे हैं, जैसे आप देखिएगा। तो ये टॉपिक है हमारा फर्स्ट, पेरी कार्प एंड पेरिस्पर्म। तो इस तरफ हमारा पेरिकार्प है और ये हमारा पेरिस्पर्म है। ओके, तो पेरिकार्प क्या है? पेरिकार्प इज द आउटर लेयर ऑफ ओवरी, जबकि मीन्स ओवरी की बाहर वाली लेयर है। और पेरिस्पर्म क्या है? दैट इज अ परसिस्टेंट न्यूसेलस। तो ये आपको याद रखना है, दे आर द सो कंफ्यूजिंग टर्म पेरिकार्प एंड पेरिस्पर्म। पेरिकार्प इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी एंड पेरिस्पर्म इज द परसिस्टेंट न्यूसेलस। यहाँ पे डिफरेंस है बेटा, न्यूक्लियस एंड न्यूसेलस, दिस इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग। तो व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस एक सेल के अंदर जो सेंटर में होता है वो एक सेल ऑर्गेनल है, ये न्यूक्लियस के बारे में लिखा है। एंड न्यूसेलस आपको पता है ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, और यही न्यूसेलस की एक सेल एमएमसी बनाती है, और जो आगे
हमारा फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट करेगा। तो न्यूसेलस इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल वेयर इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। नेक्स्ट हमारा है कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा। तो कॉलियोप्टाइल कॉलियोराइजा हमने देखा था कि मोनोकॉट के एम्ब्रियो के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा। तो यदि हम बात करें कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा की, तो आप देखेंगे ये हमारा अब हम थर्ड डिफरेंस देख रहे हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा कॉलियोप्टाइल को बता रहा है, ये हमारा पार्ट हमारा कॉलियोराइजा को बता रहा है। कॉलियोप्टाइल क्या है? कॉलियोप्टाइल है ए शीथ प्रोटेक्टिंग ए यंग टिप इन ग्रास, दैट इज कॉलियोप्टाइल। एंड व्हाट इज कॉलियोराइजा? तो ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है कॉलियोराइजा, यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। नेक्स्ट है हमारा रेडिकल एंड प्लम्यूल। रेडिकल और प्लम्यूल की हम लोग बात करें, रेडिकल और प्लम्यूल के अंदर ये साइड हमारा, ये रेडिकल और प्लम्यूल में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। ये साइड हमारा रेडिकल को बता रहा है, जबकि ये साइड हमारा प्लम्यूल को बता रहा है। तो प्लम्यूल के अंदर देखें, कम आउट फर्स्ट फ्रॉम द सीड एंड ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल, मींस रेडिकल फ्यूचर रूट बनाता है प्लम्यूल। तो दैट प्लम्यूल इज द एंड पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल एंड दैट फ्रॉम द फ्यूचर शूट। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाइपोकोटाइल एंड एपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल एंड एपोकोटाइल की यदि बात करें, तो हाइपोकोटाइल एंड एपोकोटाइल के अंदर आप देखिएगा, नाउ वी आर सीइंग द फिफ्थ डिफरेंस, हाइपोकोटाइल एंड एपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल वर्सेस एपोकोटाइल मीन्स दे आर द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, एंड हाइपोकोटाइल below the level of cotyledon and epicotyle is the part of embryonal axis which is present above the level of cotyledon. ओके, तो यहाँ पे हमारे डिफरेंसेस भी ख़त्म होते हैं। इसके अलावा हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है, और अभी मैं इसको अपलोड करूँगा, और कल हमारा एक वन शॉट वीडियो भी आ जाएगा पूरे चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि विद इन 90 मिनट्स ख़त्म होगा। सो मिलते हैं, चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे हम लोग, और ऑल द वेरी बेस्ट।